सर हमारे साथ हैं और सर ने 203 बुक्स लिख दी है और इसके साथ साथ वर्ल्ड के टॉप 4 साइबर क्राइम एडवोकेट्स में है। और सर की बुक्स हम पढ़ा करते थे और मैं तो पर्सनली व्हाट्सएप पे डीपी भी सर की लगाया करता था जब कॉलेज टाइम में था। तो सर के साथ आज हम बात करेंगे जो गेमिंग रूल्स हैं उनको लेकर और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है उसको लेकर। सर एक कन्फ्यूज़न सा पैदा हो गया है कि जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन रियल मनी गेम को ब्लॉक किया, बंद किया, बैन किया, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस को बंद किया और ई स्पोर्ट, सोशल गेम्स और ऑनलाइन रियल मनी गेम 3 कैटेगरी इन्होंने बना दी। तो इसको लेकर ये किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं सर, अगर आप इस पे कुछ। देखिए, सरकार बहुत क्लियर है कि भारतवर्ष में आप गेमिंग के नाम पर गैम्बलिंग या सट्टेबाजी नहीं कर सकते। और भारतीय सरकार इस बात से भी अवगत है कि भारतवासियों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है ये ऑनलाइन सट्टेबाजी। क्यों? क्योंकि एक बार लोगों को लत लग जाती है, फिर उन्हें जो कुछ समझ आता है वो उसको बेचते हैं, अपने घर की चीजों को बेचते हैं, घर में कलेश होता है, लड़ाई होती है और अल्टीमेटली जो परिवार और व्यक्ति विशेष होता है वो दरिद्रता की ओर बढ़ता जाता है। उस संदर्भ में भारतवासियों को इस प्रकार की पीड़ा से बचाने के लिए इस कानून को लाया गया है। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम क्लैरिटी देना चाहते हैं कि भारतवर्ष में अब आज के बाद ऑनलाइन मनी गेम्स पूरी तरीके से प्रोहिबिट होंगी। देखिए, जब से पहले कानून आया उससे पहले बहुत ग्रे जोन था। अक्सर क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी कि साहब कौन सा गेम सही है, कौन सा नहीं है। ये स्टेट सब्जेक्ट है तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपने ऑनलाइन लॉटरी के ऑनलाइन गेम्स को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती थी। लेकिन मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक सा हमको टेस्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब हम 2 प्रकार की गेम्स को हम देखेंगे, या तो गेम ऑफ स्किल होगा या गेम ऑफ चांस होगा। गेम ऑफ स्किल यानी कि ऐसा गेम जिसको खेलने में आपके लिए थोड़ी बहुत क्षमताएं, थोड़ी बहुत कैपेसिटी, थोड़ी बहुत स्किल की आवश्यकता है। और दूसरा होता है गेम ऑफ चांस, जिसमें आपका कोई स्किल आवश्यक ही नहीं है, आप केवल लक पर, चांस पर खेलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मोटा मोटे लोगों को कहा कि साहब अगर आप गेम ऑफ चांस खेल रहे हैं तो वो जुआ है, गैम्बलिंग है। जो गेम ऑफ स्किल है वो गैम्बलिंग के दायरे से बाहर है। लेकिन उसको लेकर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो लिहाजा अब ये नया कानून आ गया है। अभी कानून मुख्य तौर पर 3 मुख्य श्रेणियों की बात करता है: ऑनलाइन मनी गेम, ई स्पोर्ट्स और सोशल ऑनलाइन सोशल गेम्स। कानून का पहला चरण कहता है कि साहब आप भारतवर्ष में ना तो ऑनलाइन मनी गेम खेल सकते हैं, ना उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और ना ही कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिसके माध्यम से लोग इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स को खेलें। और अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सख्त कड़ी सजा का प्रावधान है। 3 साल से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, 2 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम नहीं चाहते कि भारतवर्ष में ऐसी कोई गेम खेली जाए जहां पर आदान प्रदान पैसे का हो, या जहां बंदे को अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे पैसा जीतने की संभावना है या मैं पैसे जीत जाऊंगा। क्योंकि जब आपको इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है तब आपका लॉजिक जो होता है वो लुप्त हो जाता है। और जब लॉजिक लुप्त हो जाता है तब तो फिर आप अंधाधुंध होते हुए हवा के साथ बहते चले जाते हैं। तो इस कानून ने ये कह दिया है कि भारतवर्ष में ऑनलाइन मनी गेम्स अब पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। दूसरी बात, जहां को ये कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, वहां दूसरी ओर केंद्र सरकार ये भी चाहती है कि भारतवर्ष में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन बढ़ावा दिया जाए। इसलिए भारतीय सरकार ने इस कानून के तहत स्पोर्ट्स को लीगली वैलिड बताया है, उनको प्रमोट करने के विभिन्न प्रकार के प्रावधान बताए हैं। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन सोशल गेम्स, इससे लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन पैसे की ना हो, वो ही प्रोत्साहित किए गए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ा होने वाला है। ऑलरेडी ओलंपिक गेम्स में स्पोर्ट्स के शामिल होने की बात हो रही है। विभिन्न जो रीजनल गेम्स है उसमें स्पोर्ट्स एज अ डिसिप्लिन आ गया है। तो भारत कहीं ना कहीं अपनी स्पोर्ट लीडरशिप में स्पोर्ट्स के पर को और ऐड करना चाहता है। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन सोशल गेम्स है वो लोग अपने घर बैठे खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुख्य तौर पर ये उद्देश्य इसका उनका, और कानून ने एक स्पेसिफिक नई अथॉरिटी बनाई है इसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो डिटरमाइन करेगी कि साहब कोई गेम
जो खिलवाड़ी जगने वाली है या जो प्रस्तावित है, जो खेली जा रही है, क्या वो ऑनलाइन मनी गेम है या नहीं। और अगर वो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस निर्णय पर पहुंचती है कि साहब ये गेम ऑनलाइन मनी गेम है, तो तुरंत उसकी प्रोहिबिशन हो जाती है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति इसके साथ खेलेगा, खिलवाड़ करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रोत्साहन देगा, तमाम सारे लोग कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस के झगड़े में आ जाएंगे। सर एक और कन्फ्यूज़न है इस ऑनलाइन मनी गेम में और ई स्पोर्ट में। ऑनलाइन मनी गेम को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग ऑनलाइन मनी गेम की डेफिनेशन में आ गया, विनिंग अमाउंट इज़ इलीगल, लेकिन ई स्पोर्ट में वहीं कह दिया गया पार्टिसिपेशन फीस इज़ लीगल एंड प्राइजिंग मनी इज़ लीगल। तो हाउ दे कैन डिफरेंस बिटवीन द विनिंग मनी एंड द पार्टिसिपेशन और द प्राइजिंग मनी? देखिए, दोनों में मुख्य तौर पर मोटा मोटी देखा जाए तो ये फर्क है। जब मैं ऑनलाइन मनी गेम खेलता हूँ तो मैं अंधाधुंध होते जो मर्जी पैसे लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। 10 रुपए भी लगा सकता हूँ, 10,000 भी लगा सकता हूँ, 10 लाख भी लगा सकता हूँ। तो ये मेरे पर निर्भर है, मेरी अपनी पेइंग कैपेसिटी पर निर्भर है, मैं कितना पैसा लगाना चाहता हूँ, कोई कैप नहीं है वहाँ। ऑन द अदर हैंड जब आप ऑनलाइन जब आप ई स्पोर्ट की बात करते हैं, वहां पर इस प्रकार की आपकी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल पार्टिसिपेशन फी जो सुनिश्चित है, जिसको स्पेसिफाई किया जा सकता है, वही चार्ज किया जा सकता है और नहीं। तो ऐसा नहीं कि चलिए जी पार्टिसिपेशन फी कहती है कि आप 200 रुपए या 500 रुपए दे दीजिए तो आप 10,000 रुपए लगा देंगे, इस तरह की सुविधा नहीं होती। तो ये पहला पड़ाव है जिसके माध्यम से सरकार इस तरह की जो खतरनाक सोशल चुनौती है उसको डील करने का प्रयास करती है। दूसरी बात और दूसरा जो डिस्टिंक्शन वो ये है कि जो ऑनलाइन मनी गेम है उसमें जब आप जीतेंगे तो वो कोई निर्धारित सा अमाउंट नहीं होगा। जितना पैसा लगाएंगे, जितनी बोली लगाएंगे, जितना सट्टा लगाएंगे, उस पर निर्धारित होगा कि कितना पैसा आप जीत सकते हैं और जीतेंगे और नहीं भी जीतेंगे। लेकिन जब आप ई स्पोर्ट खेलते हैं तो तब आपको वहां पर जब आप खेलेंगे और जब आप जीत जाएंगे स्पोर्ट, तब आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार देने की आवश्यकता है। तो पुरस्कार को मॉनेटरी टर्म्स में भी परिभाषित किया गया है। वो एक अमाउंट जो है, केवल एक अमाउंट डिटरमिन कर लिया जाएगा जो ये विनिंग अमाउंट होगा। उसका ताल्लुक ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ होगा, ना ही आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ होगा। वो एक प्री डिफाइंड अमाउंट होगा जो आपका विनिंग अमाउंट आप ले सकते हैं। इसलिए दोनों ऑनलाइन मनी गेम में और ये ई स्पोर्ट्स में बहुत मेजर अंतर है। देखने से मोटा मोटी सेम लगते हैं, जब आप गहराई में जाते हैं और टेक्निकल न्यूएंसेस पर नजर डालते हैं तब आपको लगता है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग ही है। एक और सवाल आता है सर यूजर्स के लिए क्योंकि 3 तरीके की पेनल्टीज डिफाइन की गई सेक्शन 5, 6, 7 में। एक जो गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, एक जो प्रमोट करेंगे और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को लेके। लेकिन यूज़र के लिए क्या है? कोई यूज़र पैसा हारा और कोई जीता, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं? यूज़र के लिए कोई भी डिफाइंड टर्म ही नहीं है पेनल्टी के लिए। देखिए, ये कानून कोशिश कर रहा है कि अगर आपके घर में गंदा पानी आ रहा हो तो पानी के स्रोत पे जाके कंट्रोल किया जाए, ना केवल कि घर घर के नलके में से जो गंदा पानी आ रहा है उसको साफ किया जाए। तो लिहाजा वो स्रोत पर जा रहा है, वो मदर पाइप, वाटर पाइप पर जा रहा है। यहाँ पर जो लोग खिलाते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, वो तमाम से लोग हैं जहाँ से शुरुआत होती है इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण गतिविधियों। अगर वहां पर हम रोकथाम लगा दें तो फिर ऑब्वियसली इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होगा कि ये उपभोक्ताओं पर, यूजर्स के घरों पर, उनके डिवाइसेस पर उपलब्ध नहीं होगा। यही कारणवश है कि ये स्ट्रैटेजी दी गई है। इसमें यूजर को पनिश नहीं किया गया है। देखिए, वो तो बेचारा वैसे भोला व्यक्ति है, उसको जहां से आपने गुमराह कर दिया वो गुमराह हो जाता है। तो उसके शोषण ना हो सके, उसका संरक्षण हो जाए, इस दिशा में की सरकार कहती है कि साहब हम जो एडवर्टाइजर्स हैं या जो लोग खिलाते हैं उन पर टारगेट करने वाले हैं, आप पर टारगेट नहीं करने वाले। तो कोई प्रकार की ना तो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस है व्यक्ति विशेष के जो खेलता है, ना ही प्रकार की कोई फाइन्स हैं। लेकिन हाँ, जो लोग कैटलिस्ट बनते हैं इस प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स को बढ़ावा देने के लिए, उन पर रोकथाम लगाने का प्रयास किया गया है इस कानून के द्वारा।
और एक उन लोगों के भी कुछ सवाल हैं सर जो गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी, और जिस तरीके से जिस पहले ऑफलाइन गेम्स में लोग जाया करते थे, कोई क्रिकेट में, कोई कबड्डी में, कोई बैडमिंटन में, इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग के करियर बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये जो एक्ट है वो किस तरीके से बेनिफिटेड हो सकता है? देखिए, जो करियर बनाना चाहते हैं उनको बहुत क्लैरिटी दी गई है कि साहब आप ऑनलाइन मनी गेम्स वाले खामे में मत जाइए, उसको छोड़ के आप जो करना करिए, कानून आपके साथ है। तो अगर आप ऑनलाइन मनी गेम्स ना करना चाहें, लेकिन अगर आप कोडर हैं तो आप ई स्पोर्ट डेवलप करिए, आप ऑनलाइन सोशल गेम्स डेवलप करें, कोई मनाही नहीं है। बहुत बड़ा एक नया करियर ऑप्शन है जो आपके लिए है। लेकिन जो चीज कानून ने प्रोहिबिट कर रखी, अगर आप उस दिशा में जाकर उसकी कोडिंग करेंगे तब भी आप सजा की भागीदार हो जाएंगे, और लाजमी सी बात है कि आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो तमाम सारे जो लोग हैं जो इस सेक्टर में नया अपना करियर, नए अपने ऑप्शंस ढूंढना चाहते हैं, मेरा सबने निवेदन उनके साथ ये है कि कृपया ऑनलाइन मनी गेम्स की दिशा में मत जाएं। वहां जाके दलदल में घुस जाएंगे, पता नहीं लगेगा कब आपकी बरखलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, कब आपको सजा हो सकती है, या कब 2 करोड़ रुपए का आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जितना कमाना नहीं उससे ज्यादा गप्पाने की संभावना जब बनती हो तो उस दिशा में जाने का फायदा नहीं होता। तो बट आप अपना जो पॉजिटिव एनर्जीज है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज है, वो स्पोर्ट्स पे लगाएंगे। स्पोर्ट्स बहुत बढ़ता हुआ और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग न्यू पैराडाइम है जो आपको नए नए प्रकार की अपॉर्चुनिटीज देगा। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन सोशल गेम्स का जाएंगे तो वहां पर भी बहुत बड़ा आपके लिए स्कोप है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत स्वयं ही ले लीजिए ना, इतना बड़ा मार्केट है, 1.4 करोड़ 140 करोड़ लोग जो है भारतवर्ष में मौजूद हैं। इतनी बड़ी मार्केट है। न केवल हम भारत के दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या का राष्ट्र हैं, हम सबसे बड़े प्रजातंत्र भी हैं। तो जब मार्केट इतनी बड़ी है तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मेरी एडवाइस होगी, पॉजिटिव दिशा में जाइए, कानून के साथ बहिए, ताकि आपको कानून की जो परिस्थितियां हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनका सामना न करना पड़े। एक सर, अब अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से अगर लें तो उनके लिए भी नया टारगेट है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे गेमिंग हो रही है। उनका जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि आईटी एक्ट में जिस तरीके से सेक्शन 78 है कि इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सेम गेमिंग एक्ट में भी है। तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अगर हमारे पास लॉट्स ऑफ एफआईआर साइबर क्राइम की रजिस्टर हो रही हैं, एक पुलिस स्टेशन में एक ही इंस्पेक्टर है, तो इस रिगार्डिंग वो किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए अगर जो व्यू है अगर वो देना चाहें आपसे। मैं अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो पाता हूँ कि ये बहुत बड़ा अंबार है अपॉर्चुनिटी का और चुनौतियों का। देखिए, अब नए नए प्रकार के मुद्दे सामने आएंगे, नए एफआईआर दर्ज होंगी, नई इन्वेस्टिगेशन होगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो प्रायोरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए होनी चाहिए वो ये कि एटलीस्ट आपके जो इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स हैं उनको गेमिंग या ऑनलाइन मनी गेम्स के संदर्भ में जो स्पेसिफिक न्यूएंसेस होती हैं पर्टेनिंग टू डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स, उनके साथ अवगत होना पड़ेगा। देखिए, फोरेंसिक स्ट्रैटेजीज, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी से नहीं, लेकिन समस्या की बात यह है कि आपको इस नए परिवेश के साथ अपनी जो अप्रोचेज है उनको बदलना पड़ेगा। पहला तो वहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस अधिकारी इस दिशा में पूरी तरीके से ट्रेन भी नहीं है कि आप ऑनलाइन मनी गेम्स के मामलों में कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन करना है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि साथ ही साथ ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक और बड़ी चुनौती आने वाली है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63(4) के अंतर्गत आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब ये एकमात्र कानून है जिसके तहत आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अदालतों में प्रस्तुत कर एडमिसिबल कर पाएंगे, और उसके लिए अब आपको 2 विशिष्ट प्रकार के सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। एक तो पहला सर्टिफिकेट पार्ट ए का होगा तो यूजर देगा, और दूसरा सर्टिफिकेट पार्ट बी में होगा जो आईटी एक्सपर्ट देगा। और दोनों में आपके यहाँ जो आप कैलकुलेशंस होती हैं, आपके
वो होनी चाहिए, आपकी बहुत टेक्निकल न्यूआंसेस होनी चाहिए। तो ऑनलाइन मनी गेम्स में आप कैसे करेंगे, कैसे सर्टिफिकेशन लाएंगे, कैसे आप हैश वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, अदालत में कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने होंगी, और जब डिफेंस आपको नई नई चुनौतीपूर्ण सवाल पूछेगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। इन तमाम सारे पहलुओं में मुझे नहीं लगता कि भारत के जो इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी हैं वो तैयार है। तो पहला तो उनको तैयार करने की आवश्यकता है, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स और फोरेंसिक टूल्स के साथ अवगत कराने की आवश्यकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको ये समझना है कि ये जो कानून है ऑनलाइन गेमिंग वाला, एक विशेष कानून तो है, लेकिन ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून को सुपरसीड नहीं करता। यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन, और क्योंकि वो स्पेशल लेजिस्लेशन है, सेक्शन 81 भारत के आईटी एक्ट कहता है कि साहब, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल प्रिवेल ओवर एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर contained in any other law for the time being force। यानी कि मोटा मोटी अगर किसी और कानून के प्रावधानों और आईटी एक्ट के प्रावधानों में संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा तो आईटी एक्ट के प्रावधान जो है वो सर्वसम्मत रहेंगे और वो सुपरसीड करेंगे किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग लीगल प्रोविजंस को लेकर। तो आने वाले समय में आप पाएंगे कि न केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मुकदमा इस ऑनलाइन मनी गेम्स के बरखलाफ करना है और इसके लिए गेमिंग लॉ का के प्रावधानों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, साथ ही साथ आईटी एक्ट अलग अलग प्रोविजंस को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के भी प्रावधानों को आपको इन्वोक करना पड़ेगा। तो इसलिए इन कानूनों में हम सामंजस्य कैसे बिठाएं, तारसंगत कैसे करें, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार जितनी जल्दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स को तैयार कर पाए, उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनकी कैपेसिटीज को एनहांस कर पाए, उतना अच्छा हो। एक सर 63 को लेके ही एक और प्रश्न है। 63 में पार्ट ए पार्ट बी एक्सपर्ट वाला बताया, और एक्सपर्ट हु विल बी द एक्सपर्ट दैट इज डिफाइंड इन आईटी एक्ट 79A। अब सवाल ये आता है कि एक्सपर्ट है ही नहीं, जिस तरीके से इन्होंने 7 फॉरेंसिक लैब्स एस्टेब्लिश की और बिना पार्ट बी के सर्टिफिकेट के कोई एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या कर सकती हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एडमिसिबिलिटी को लेके कोई क्वेश्चन आए? देखिए, आज की तारीख में धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने एक जंजीरों में बांध दिया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास। क्यों? क्योंकि हर केस में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित कर एडमिसिबल कराना है अदालत में, तो आपको 63B का जो रूट है वो मैंडेटरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास और कोई विकल्प है ही नहीं। दूसरी बात, चलिए आप यूजर का पार्ट तो सर्टिफिकेट देते, यूजर सवाल है, यूजर भी हैश वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेगा? हो सकता है उसकी कैलकुलेशन गलत हो। चलिए मान लीजिए यूजर ने भी सब कुछ हैश वैल्यू सही कर दिया, तो पार्ट सर्टिफिकेशन है वो आईटी एक्सपर्ट आप कहाँ से लेकर आएंगे? और क्योंकि बहुत आईटी एक्सपर्ट्स है ही नहीं, मुझे लगता है इस कानून में क्लैरिफिकेशन लानी पड़ेगी, संशोधन लाना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत तो मानना है कि धारा 63(4) का जो सर्टिफिकेट है वो आगे चलने वाला नहीं है, इस सर्टिफिकेट के पैर नहीं है और ये बहुत देर ज्यादा चल नहीं पाएगा, इसलिए कानून को संशोधित करना पड़ेगा। देखिए, वो जमाना ठीक था कि चलिए धीरे धीरे लोग इस्तेमाल किया करते थे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आज तो हर व्यक्ति के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जनरेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस संदर्भ में आप जब इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित करने के लिए, तो उसका सीधा तात्पर्य ये होने वाला है कि आपकी जो कन्विक्शन रेशो है वो और ज्यादा गिर जाने वाली है। ऑलरेडी भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो 1% से नीचे की, वो और ज्यादा वर्सन हो जाने वाली है क्योंकि इस तरह के सर्टिफिकेट आने ही नहीं वाले। चलिए आ भी गए तो जरा में क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्हें डिमोलिश किया जाएगा और हम पाएंगे कि साहब इतनी मेहनत करने के बाद भी और फिटिंग केसेस में भी शायद आपको सजा नहीं मिल पाएगी। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है कि आपका जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63(4) है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उसके प्रावधानों को आपको रद्द कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सीधे तरीके से एडमिसिबल कराना पड़ेगा। देखिए, जब सारे लोग ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर उनको होना चाहिए कि बाय एंड लार्ज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लीगल मान्यता दी जानी चाहिए। हाँ, बट ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होनी चाहिए। इसको अगर आप साबित कर दिखाएं कि साहब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस
में हेरबदल हो रखा है, मैनिपुलेशन हो रखी है, तब राजनीतिक बात है, व्यक्ति विशेष पर उन्हें सुप्रूफ हो जाना चाहिए। लेकिन अपने छोटी चीज के लिए आप कहते हैं 63 वो सर्टिफिकेशन दें, तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबिलिटी का प्रपोजिशन है। तो उससे होगा क्या कि हमारे जो जुडिशियल कोर्ट्स की जो पाइपलाइंस वो ब्लॉक होती जाए, क्योंकि मुकदमों में सजाएं होंगी नहीं, मुकदमे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 63(4) का जो सर्टिफिकेट आ गया, अगर आ गया तो उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन की आवश्यकता होगी, और फिर अल्टीमेटली जज को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, और अगर एडमिसिबल होगा तो फिर मुकदमा आगे बढ़ेंगे, नहीं एडमिसिबल होगा तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। तो लाजमी सी बात है, मुझे लगता है भारत को एक नया होलिस्टिक तरीके से एक नया माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, के रूल्स को ज्यादा सरल बनाना पड़ेगा। एक केस और हुआ था सर, उसमें ये इशू था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कहीं रेड डाली गेमिंग जो बुकीज़ थे उनके यहाँ पे, और जो 105 BNNS का जो सीज़र है उन्होंने सीज़र किया, ई साक्ष्य एप्लीकेशन से पार्ट ए का उनको सर्टिफिकेट दिया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो दोनों के लिए सेम है, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे चाहे पार्टी दे, तो उसका भी क्या पार्ट बी आना चाहिए जो 105 का सीज़र किया गया? देखिए 105 में जो सीजर आपको ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं देता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) है वो सुपरसीडिंग कोड बन जाता है। कारण ये है कि देखिए इस पर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन मैं आपका अटेंशन लाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट की, इसका नाम है अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश मराठिया। उस फैसले में 3 जजों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि साहब सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट जो है वो एक डिस्टिंक्टिव कोड है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अर्जुन पंडित राव खोटकर ने जो उन्होंने जिक्र किया, तो जो उन्होंने पुराना फैसला दिया था तो उन्होंने अपहोल्ड किया। शफी मोहम्मद अब सेम प्रिंसिपल बाय एंड लार्ज, जब शफी मोहम्मद तो 2017 में था, उसके बाद अर्जुन पंडित राव, हाँ 18 के बाद, हाँ तो वहां पर अब उन्होंने कह दिया कि साहब ये 65B जो है डिस्टिंक्टिव कोड इन इट्स ओन सेल्फ है। तो उस सिमिलर प्रिंसिपल्स को लागू करते हुए, क्योंकि 65B स्क्रैप कर दिया गया है एविडेंस एक्ट में, और उसकी जगह 63(4) आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो लॉजिकल क्रोनोलॉजी ये हुई कि साहब जो लॉ 65B को अप्लाई होता था वो लॉ और उसके प्रिंसिपल्स उसके सब्स्टिट्यूटिंग सेक्शन को भी अप्लाई करेंगे, यानी कि 63(4) को भी अप्लाई करेंगे। तो ये तो फिलहाल एक इंटरप्रिटेशन की बात है, लेकिन अभी तक कोई फैसला अभी तक ऐसा नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का जो इस बात को क्लैरिफाई कर पाए। हालांकि 65B को लेके तो बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारा और आपसे सीखना है इसमें सर। अगर हम लास्ट में आए गेमिंग एक्ट को लेके, तो गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर जैसे आज से ही इन्होंने 1 मई से इन्होंने लागू किया है रूल्स को, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे अपने गेमिंग एप्लीकेशन का और कोई सोशल गेम बनाता है या ई स्पोर्ट की कैटेगरी में जाता है, तो उसके लिए क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं सर? क्या किस तरीके से वो जा सकता है, अथॉरिटी किस तरीके से काम करेगी? देखिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक प्रामाणिक तौर पर एक डिजिटल अथॉरिटी माना गया है, यानी कि उसका फिजिकल दफ्तर नहीं होगा, वो डिजिटल मोड पे ही काम करेगी, पोर्टल के द्वारा काम करेगी। तो कोई व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं भी बैठा है जो कोई ऑनलाइन कोई स्पोर्ट चलाना चाहता है या ऑनलाइन सोशल गेम चलाना चाहता है, तो इनके पोर्टल पर जाकर वो एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है कि साहब ये मेरा गेम है, मैं चलाना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे पंजीकृत करिए और फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन पहुंचेगी तो उसको वो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखेंगे। प्राइमरी दृष्टिकोण ये रहेगा कि साहब ये जो गेम हम जिसका विश्लेषण कर रहे हैं क्या वो ऑनलाइन मनी गेम है तो नहीं, या फिर ऑनलाइन मनी गेम है लेकिन उसको जामा दूसरा बनाया गया है, या कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ करने का तरीका बनाया गया। वो विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न दिशाओं से इस बात को एग्जामिन करेंगे। अगर वो प्राइमा फेसी कन्विंस हो जाएंगे कि साहब ये ऑनलाइन मनी गेम नहीं है, तो फिर आपको पंजीकरण कर देंगे। एक बार आपका पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, तो फिर आप इस प्रकार की गेम को ऑफर कर सकते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, उपभोक्ताओं के साथ पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी हद तक सरल रहेगा, क्योंकि सरकार को चाहती है कि साहब
जो लेजिटिमेट गेम्स, जो ऑनलाइन मनी गेम्स नहीं है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। तो जितने लोगों की इस तरह की एप्लीकेशन आएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और कानून भी बोलता है कि बहुत जल्दी एक्सपीडिशियसली ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस प्रकार की एप्लीकेशंस को डिसाइड कर पंजीकृत करेगी। और एक और सर, जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जैसे BGMI, PUBG एंड ऑल जो चल रहे हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत लार्ज एक है, बच्चे काफ़ी खेलते हैं, उसमें वो एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग तो नहीं है, लेकिन वो कुछ स्क्रिप्ट्स वहाँ जाके कुछ परचेज़ कर रहे हैं, स्किन्स परचेज़ कर रहे हैं, उसके लिए वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? क्योंकि वहाँ ना कोई विनिंग अमाउंट मिल रहा है, ना एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग है, बस वो पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, अब ये निर्णय तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेना होगा। जो दिशा निर्देश, जो पैरामीटर्स कानून ने परिभाषित किए हैं, उसको मद्देनजर रखते देखना होगा कि साहब अभी फिलहाल ऑफरिंग्स विभिन्न स्टेक होल्डर्स या विभिन्न प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन मनी गेम है तो नहीं। अगर वो निर्णय बनाते हैं कि ऑनलाइन मनी गेम नहीं है, तो प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रकार की गेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मेकिंग अवेलेबल करने। लेकिन अगर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बात पर निर्णय में आ जाए कि साहब ये गेम तो वास्तविक तौर पर ऑनलाइन मनी गेम, देखिए आप ऑनलाइन मनी गेम की आप परिभाषा देखें तो वो भी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट्स एक साथ ही जब सेटिस्फाई होंगे तभी ऑनलाइन मनी गेम। अगर आप डिस्करेज लोगों को पुश कर रहे हैं कि साहब ये खरीद लीजिए, इन खरीद लीजिए, ये एड ऑन खरीद लीजिए, ये चीज खरीद लीजिए, तो अल्टीमेटली आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको डायरेक्शन में कि जाइए भैया पैसा खर्च करिए। पैसा खर्च करेंगे, पैसा जाएगा कहाँ? पैसा जाएगा प्लेटफॉर्म ओनर के पास। तो मुझे लगता है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को डीपीएल से देखना पड़ेगा जो करंट ऑफरिंग है, और फिर अपना निर्णय लेना होगा। अगर पैरामीटर्स लॉ के अंतर्गत आते हैं तब तो वो ऑनलाइन मनी गेम्स को घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और अथॉरिटी फिर उनको दिशा निर्देश दे सकती है साहब इस तरह की चीज को बंद करें। देखिए, अल्टीमेटली अगर आपने कानून का बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जो चीज डायरेक्टली नहीं की जा सकती वो इनडायरेक्टली भी नहीं की जा सकती। तो अगर डायरेक्टली ऑनलाइन मनी गेम नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली इस तरह के प्रकरण आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वास्तविक तौर पर लोगों को विवश कर रहे हैं तो उनकी जेबों से पैसा निकाला जाए और लोगों पर का खर्च जो है स्किन्स पर, एड-ऑन्स पर, अलग अलग चीजों पर किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये निर्णय तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही लेगी आने वाले समय। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत वैल्यूबल टाइम आपने दिया। और मैं तो मतलब शुरू से रहा ही था, आपकी बुक्स पढ़ के हमने कॉलेज पास किया, आपकी बुक्स पढ़ के हम बड़े हुए सर। और आपके व्यूज़ शायद सब लोग चैनल के माध्यम से सब सुन पाएँ कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी काफ़ी हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको भी ये 63 और इन सब का डिफरेंस भी समझ में आया, और शायद आपकी बातों से उनका कॉन्फिडेंस भी उनको मिले कि हाँ एक ना एक दिन ये जंजीर हमारे पैरों से टूटेगी और हम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। क्योंकि ये 63 का एक मेरा खुद का सर पर्सनल सवाल है जो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें, कि अक्यूज ने कोई भी क्राइम करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दे दिया, अब वो वीडियो उसके अगेंस्ट में कैसे प्रूफ होगा? लॉ बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति को आर्टिकल 20 आर्टिकल 3 में प्रोटेक्शन है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन का, कि किसी को विवश नहीं किया जा सकता कि अपने बर्खलाफ एविडेंस दो या प्रस्तुत करो। अव्वल तो अक्यूज ने एक वीडियो दे दिया पुलिस को, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस वीडियो का इस्तेमाल आप अक्यूज के बर्खलाफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो मिल भी गया तब भी आपको सर्टिफिकेशन को देना पड़ेगा सेक्शन 63 में। अब अगर क्योंकि अक्यूज ने आपको दे रखा है ये वीडियो, तो आप अक्यूज से तो यूजर वाला सर्टिफिकेट ले नहीं सकते, उन्हें विवश कर ही नहीं सकते। तो जब आपका सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो इस प्रकार का जो वीडियो है मुझे लगता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर रहती हैं। और अल्टीमेटली तो देखिए कानून का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये होना चाहिए ये जानने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अदालत के सामने आ रहा है उसमें हेरबदल, टैंपरिंग, ऑल्टरेशन, मैनिपुलेशन नहीं हो रखी है, ये आवश्यकता है। तो अगर हम लॉ को सरल कर लें तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अब
लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाने वाली। अब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे पास हाल ही में केस आया जहाँ पर 10 साल की शादी के बाद ये पति आते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए, आप डिवोर्स पिटिशन बनाइए और मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखाते हैं कि बहुत इनक्रिमिनेटिंग शो करता है और वाइफ को बहुत नेगेटिव लाइट में शो करता है और फिर मुकदमा बना देते हैं डिवोर्स का। फिर जब सर्टिफिकेशन की बात आती है और क्लाइंट से बार बार पूछा जाता है तब उसके मुंह से निकलता है कि साहब ये तो मैंने जो आपको एविडेंस दिखाया है ये AI से बनाया है। तो खैर हम मुकदमा वापस कर देते हैं। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि साहब आजकल लोग बड़े शातिर हो गए। तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग AI के माध्यम से झूठे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बना रहे हैं। और अगर आप AI से कुछ चीज जनरेट करने वाले हैं तब आप धारा 63(4) के सर्टिफिकेट को कैसे दे पाएंगे? इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद शुरू हो जाने वाला है। तो मैं तो भी करता हूँ कि केंद्र सरकार जितनी जल्दी इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूल्स को जबरदस्त सिंप्लीफाई करे उतना अच्छा है। अभी भी सर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कोर्ट्स में जाते हैं तो व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर बेल डिसाइड की जाती हैं। अभी भी ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट जो कि फेक भी हो सकती है, AI जनरेटेड भी हो सकती है और अभी भी ना उनका कोई सर्टिफिकेशन हो रहा है। और बहुत सारी जगह तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ। ये सारी हैं सर। प्रॉब्लम है ना लोगों के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामलों को लेकर, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मामला अपने साथ अपनी विचित्र प्रकार की न्यूआंसेस और टेक्निकलिटीज को लेकर आता है। तो ब्रॉडली कानून ने आपको एक ब्रॉड टॉर्च के माध्यम से रास्ता दिखा दिया कि साहब ये रोशनी है, इस दिशा में जाना है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। तो जब आप चलेंगे हर मुकदमे में तो हर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने साथ विशिष्ट प्रकार की चुनौतियों लेकर आएगा और उन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए आपको कानून की गाइडेंस को मद्देनजर रखते हुए सर्टिफिकेशंस को बनाना पड़ेगा और उनको अदालत में प्रस्तुत कर उन्हें सेफगार्ड उन्हें कहीं ना कहीं डिफेंड भी करना पड़ेगा क्रॉस एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप तो पूरी तरीके से बैठ गए या आप डिमोलिश हो गए तो आपका सर्टिफिकेट भी जीरो हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी अदालत ने पूरी तरीके से वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया और आप जो काम करने चले थे उस काम को नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग। बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल अलग काफी डाइवर्स थे एंड इट शोड अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर्स व्यू पॉइंट। इस आप क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आती हैं, बट लेट्स बी इन टच क्योंकि आप साइबर में काम करते हैं और कांस्टेंट टच में रहना चाहिए और अभी दिल्ली आए तो जरूर मिले और वैसे भी कुछ मामला साफ करें तो विल बी गुड। बस आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बहुत सारे मामले आ रहे हैं जो कर रहे हैं। हां यस सर, वी कैन वर्क टुगेदर। बताइए, हैप्पी टू डू दैट। 100% सर, काफ़ी सारे केसेस हैं और मतलब अब शायद शुरुआत हो जाए। मैं काफ़ी ऐसे केसेस हैं सर जिसमें एक अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम बात करें इस वीडियो के, एक केस हमने ऐसे किया कि किसी के साथ 4 CR का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रिकवरी के नाम पे 7 लाख की रिकवरी हुई। जो रिकवरी अमाउंट उनके अकाउंट में आया उस पर भी 7 स्टेट से कंप्लेंट हो गई क्योंकि वो भी फ्रॉड का अमाउंट उनके रिकवरी का आ गया, कोर्ट ऑर्डर। करेक्ट। हमने उन लोगों को नोटिसेस भेजे जिनकी फेक एप्लीकेशंस यूज़ की गई थी, क्योंकि सेबी की और RBI की गाइडलाइन है अगर आपकी कोई फेक एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहा है यू शुड बी लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर फेक एप्लीकेशन। आपको डार्क वेब पे साइबर ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। और अगर आपके नाम से कोई यूज़ कर रहा है, ट्रस्ट किसी कंपनी पे कोई कर रहा है और उसके नाम से फेक एप्लीकेशन चला के अगर कोई कर रहा है तो उस तरीके के केसेस हैं सर जहाँ विक्टिम्स हैं और एडवोकेट्स हैं सर। एडवोकेट्स राजस्थान में हैं जिनको 3 एडवोकेट्स को मैं जानता हूँ, एक के साथ 2 CR, एक के साथ 4 CR, एक के साथ 3 CR। इस तरीके से फ्रॉड्स हुए हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम। आजकल बहुत सारे इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो आपको किसी केस में लगता है साथ काम करना चाहिए, बताएं। हैप्पी टू असिस्ट यू। मैं तो नंबर आपके पास से फील फ्री टू कॉल अप एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।